हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अन अकेडमी के इस चैनल पे स्वागत है आपका। बच्चों, आप जैसा कि जानते हैं कि लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी ऑन अन अकेडमी का प्लेटफॉर्म है और ये इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आज के दिनों में जब सारी चीजें बंद है, उस समय अन अकेडमी का ये ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से लाइफलाइन है। आज हम लोग इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को चेक करने जा रहे हैं और देखने जा रहे हैं कि कैसे आंसर्स को आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, पहले मैं आपको अनअकैडमी के अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ इंट्रोडक्शंस दे देता हूं, कुछ सूचनाएं प्रदान कर देता हूं। बच्चों, मैं हूं निशांत श्रीवास्तव, वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूं। 9 अलग अलग राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका हूं। अगस्त्य आईएएस, कुमार आईएएस, अपराजिता आईएएस, पैरामाउंट आईएएस मिशन जैसे संस्थानों के माध्यम से बाय क्वालिफिकेशन एमए एमफिल हूं। बहुत सारे मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल्स हैं। आप मुझे इस टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्लासेस के रेगुलर फीडबैक्स मिल सकें, रेगुलर आपको लिंक्स मिल सकें और इंफॉर्मेशंस मिल सके। आप मेरे ऐप के इस प्रोफाइल पे जाके मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं जो स्पेशल क्लासेस के लिए होते हैं एप्लीकेशंस पे। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा अन अकेडमी है। उसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, इफ यू आर सब्सक्राइबिंग योरसेल्फ, तो आपको बहुत सारे अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे आप डेली लाइव क्लासेस कर सकते हैं। इस डेली लाइव क्लासेस के दौरान आप अपने एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और पोल्स के थ्रू आंसर दे सकते हैं जब क्लासेस चल रही हो। ये आपको इनलाइन जैसे ऑफलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म होता है उस तरह की फील देता है, जिससे आपको सारी चीजें पता चल सकती हैं और आप अपने डाउट्स को देन एंड देयर क्लियर कर लेंगे जब आप लाइव क्लासेस में रहेंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, यानी कि आपके सारे प्रिपरेशन का जो गोल है, उस गोल को आप स्ट्रक्चरली डिफाइन करके इनलाइन तैयारी कर सकते हैं, जिससे आप अपने गोल को वन शॉट में क्लियर कर सकें। लाइव टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से आपको कंप्यूटर इंटरफेस मिलेगा। आज के दिनों में ज्यादातर जो एग्जाम्स होते हैं वो कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो आपको तैयारी के लिए इंटरफेस लाइव टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से मिलेगा, जिससे कि आप अपने आप को उस इन्वायरमेंट में क्रिएट कर सकते हैं, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सकते हैं जो इन्वायरमेंट एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए जरूरी होता है। और इसमें आपको डिटेल्ड एनालिसिस आपके परफॉर्मेंस का मिलेगा, जिससे आप अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 का होता है, जो 24/7 का एक्सेस आपको जिस समय भी आपको जरूरत हो, जिस समय भी आप देखना चाहें, अपनी सुविधा के अनुसार उसको देख सकते हैं। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से ये सारी फैसिलिटीज आप लोगों को उपलब्ध हो जाती हैं। बच्चों, इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? तो इसके लिए अगर आपके पास एंड्रॉइड का फोन है तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आप ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी आपके पास किसी भी प्लेटफॉर्म का फोन हो, easily you can download this app। और आप सब्सक्रिप्शन बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे और आप सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको 15,519 प्लस कोर्सेज यूपीएससी सीएसई के लिए मिलेगा, जिसमें पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी की समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी और आंसर राइटिंग जैसे तमाम कोर्सेस मिलेंगे, जो आपकी पूरी की पूरी तैयारी, जिस चीज में आपको जरूरत हो उसको आपके चॉइस के अनुसार दिया जा सकेगा। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लस कोर्स है, तो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और उस सब्सक्रिप्शन लेते ही आप लाइव क्लासेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आप डेली लाइव क्लासेस कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल्ड होगा, यानी शेड्यूल फिक्स होगा जहां पे आप अपनी क्लासेस को कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या पड़ता है? 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 9,000 में, 3 मंथ्स का 22,500, 6 मंथ का 40,500 और 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ओनली 49,500 में, सिर्फ 49,500।
बट अगर आपने इस कोड का यूज किया तो यू नीड नॉट टू पे 49,500, यू नीड टू पे ओनली 44,550, यानी आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। वहीं 2 साल का सब्सक्रिप्शन 72,000 का है, जो 64,800 में इस कोड का यूज करके आप ले सकते हैं, और 3 इयर्स का 90,000 का सब्सक्रिप्शन आपको 81,000 में मिलेगा। बच्चों, जब हम फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बारी हमें लगता है कि हमें कोई एक पर्सनल मेंटोर मिले, जो पर्सनल मेंटोर हमें क्या करे, गाइड करे हमारे टुवर्ड्स गोल के लिए, हमारे गोल के लिए हमें गाइड कर सके। तो इसके लिए अनअकैडमी ने पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी ये फैसिलिटी दी है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए दी गई है, और वो दिया जाता है आपको आइकॉनिक कोर्स के माध्यम से। आइकॉनिक कोर्स में क्या होता है, तो प्लस कोर्स की सारी सुविधाओं के साथ साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज की आपको एक पर्सनलाइज कोच मिलेगा। पर्सनलाइज कोच का मतलब हुआ कि आपके लिए वो डेडिकेटेड कोच होंगे, एक टीम होगी जो आपकी तैयारी को देख रही होगी। डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज। और जब आइकॉनिक कोर्स लेंगे, आपके पास एक पर्सनल मेंटोर होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो आपके डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस को देखेंगे। स्टडी प्लानर बनाएंगे। स्टडी प्लानर से आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्टडी को प्लान किया जा सकता है, एक कैलेंडर बनाया जा सकता है कि अच्छा हमें इतनी देर पढ़ना है, इसके हिसाब से पढ़ना है, जो कि एक सबसे बड़ा डिसिप्लिन रूटीन होता है। और पर्सनलाइज फीडबैक, आपको कहां कहां कमजोरी हो रही है, कहां आपको प्लस करना है, कहां कहां चीजों को बढ़ाना है, कहां कहां चीजों को माइनस करना है, ये सारी चीजें बताई जाती हैं। इसके लिए आपको आइकॉनिक कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि 1 ईयर का 69,500 में मिलता है। मगर अगर आपने इस निशांत वन कोड का यूज किया तो यू कैन गेट इट इन 62,550 ओनली। और 2 साल अगर आपके पास समय है तो आप आइकॉनिक कोर्स 1,07,000 में ले सकते हैं, जो 96,300 में मिलेगा। और जो बच्चे अंडर ग्रेड्स हैं, अभी तैयारी करने को सोच रहे हैं, वो 3 इयर्स का सब्सक्रिप्शन 36 मंथ्स का लेंगे, जो 1,41,000 का मिलेगा, यानी कि लेस देन 4,000 अ मंथ, लेस देन 4,000 अ मंथ। और अगर आपने इसमें मेरे कोड का यूज किया तो यू विल गेट इट इन 1,26,900 ओनली, यानी लगभग 3,500, ओनली 3,500 में आपको इसको अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन बटन पे प्रेस कीजिए और अपने हिसाब से अपने कोर्स को डिजाइन कीजिए। बच्चों, फर्स्ट एवर द टाइम ऑनलाइन में एक क्रांति आई है, ऑनलाइन में एक रेवोल्यूशन हुआ है ऑप्शनल कोर्सेस को लेके। और उस ऑप्शनल कोर्सेस को लेकर के अगर हम लोग देखें तो क्या किया जा रहा है, तो ऑप्शनल कोर्सेस को लेकर के अनअकैडमी ने पहली बार कुछ नई चीजों को लॉन्च किया है और ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑप्शनल को लेकर के सिर्फ तैयार करें तो 1 मंथ्स के लिए 5,000, 6 मंथ्स के लिए 22,500, 12 मंथ्स के लिए 27,500 आपको देने पड़ेंगे। 24 मंथ्स के लिए 40,000 रुपीज का आपको पे करना पड़ेगा, यानी 2 ईयर 40,000, और 3 इयर्स के लिए 50,000 पे करना पड़ेगा। बट निशांत वन कोड का यूज करके यू कैन गेट इट 10% लेस। जैसे जो 27,500 का कोर्स है, यू कैन गेट इट 24,750 ओनली। तो ये सब्सक्रिप्शन का डिटेल्स है। बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, अनअकैडमी पे मंडे टू सैटरडे 4 बजे शाम से मेरी क्लासेस चल रही हैं, जो कि आप मेरे प्रोफाइल लिंक जो मैंने शुरुआत में दी थी उसमें जाकर करके आप उसके थ्रू जा सकते हैं। इसमें मैं कॉम्परेटिव और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस एंड पॉलिटिकल एक्सपेंशन के बारे में बता रहा हूं, जो आपके पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों पोर्शन को इनरीच करेगा। तो ये आप क्लासेस कीजिए। दिस क्लासेस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू पीपल। बच्चों, मैं YouTube चैनल का जो मेरा टाइमिंग है वो ये है, अगर आप देखें तो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे मेन चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे 7 बजे शाम में मेरी क्लासेस होती है, जो कि 4 डेज इन अ वीक होती है, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ऑप्शनल चैनल पे मैं अभी आप लोगों के साथ फिलॉसफी पढ़ा रहा हूं, जो कि एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे 7 PM पे उपलब्ध होता है। और
टेस्ट, once in a week क्वेस्ट पे टेस्ट, दैट इज ऑन सैटरडे 5:30 PM। 5:30 में सैटरडे को मैं 1 वीक के अंदर हमने क्या पढ़ा है उसका प्रोग्रेस टेस्ट लेता हूं बच्चों। इसके अलावा नॉर्मली संडेज को हम लोग मैराथन क्लासेस किया करते हैं, जिसमें कि 3 आवर्स की क्लासेस होती है। एक पर्टिकुलर टॉपिक को पूरी तरह से कंक्लूड करना ये टॉपिक का काम होता है और उस पर हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अभी एक डिस्कशन करने वाले हैं, वो डिस्कशन करने वाले हाउ टू राइट एन आंसर, क्योंकि मेंस का एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो होता है हाउ टू राइट एन आंसर। तो बच्चों अगर हम लोग किसी भी परफेक्ट आंसर को देना चाहते हैं, किसी भी चीज के आंसर को, बिकॉज क्या होता है कि आंसर जो आप मेंस में लिख रहे होते हैं वो आपके प्योर नॉलेज और पर्सनालिटी का असेसमेंट है। हाउ यू थिंक अबाउट एनी प्रॉब्लम्स, आप किसी प्रॉब्लम के बारे में कैसे सोचते हैं, उसको एनालाइज करने की क्या क्षमता है। बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, एक एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इश्यू को कैसे टैकल करता है, कैसे पता चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप अगर जब भी आंसर लिख रहे होते एक पर्टिकुलर टाइम में आपके पास बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं और आप उस समय कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं थ्रू योर राइटिंग स्किल्स, ये आपकी पूरी की पूरी असेसमेंट को जज कर सकता है। तो इसके लिए हम लोगों को हाउ टू राइट एन आंसर इसको देखना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका आंसर 3 पर्टिकुलर पार्ट्स में बटा हुआ होना चाहिए। फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, देन द बॉडी ऑफ आंसर एंड फाइनली द कंक्लूजन। यानी कि सबसे पहले आपको परिचय देना पड़ेगा, बॉडी देनी पड़ेगी, यानी कि उसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर बॉडी देनी पड़ेगी, एंड देन आपको निष्कर्ष। ये पार्ट चाहे किसी क्वेश्चन में पूछे या न पूछे, यू मस्ट गिव अ कंक्लूजन। ये है बिकॉज इंट्रोडक्शन तो उस टॉपिक के बारे में हो गया, उस टॉपिक के बारे में आपको क्या नॉलेज है, उस टॉपिक के क्या फीचर्स आप जानते हैं, वो बॉडी हो गई। और कंक्लूजन इज योर पार्ट, ये बेसिकली आपका एनालिसिस है। जो कंक्लूजन होता है ये कंक्लूजन आपके द्वारा दिया गया एनालिसिस होता है, दिस इज योर एनालिसिस। तो दैट्स व्हाई दिस पार्ट is very important, also the introduction part is very important। जैसे हम लोग जानते हैं कि first impression is the last one, तो वैसे ही इंट्रोडक्शन का पार्ट आपके पूरे के पूरे आंसर को जज करने के लिए जो एग्जामिनर है उस एग्जामिनर को प्रिपेयर कर देता है। एग्जामिनर समझ सकता है कि किस तरह से ये बच्चा आगे चीजों को लेकर के जा रहा है, किस तरह से ये जो एग्जामिनर है, एग्जामिनी है, वो चीजों को लेकर के जा रहा है और क्या इसके पास वो पोटेंशियल है कि ये सिविल सर्विसेज जैसे एक प्रेस्टिजियस एग्जाम और एक जिम्मेदारी, प्रेस्टिजियस से ज्यादा ये जिम्मेदारी वाला काम होता है, तो उस जिम्मेदारी पे ये कॉन्क्रीट है या नहीं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो मैं इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बताऊं। सबसे पहले जब भी आप कोई भी क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है वो परफेक्ट स्टार्ट होना चाहिए। ध्यान रखिए, हमें बहुत ज्यादा उसको अगर बोलें तो आडंबर जैसा नहीं बनाना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटल नहीं बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सजाने का काम करते हैं, उसमें बहुत सारे अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। इंट्रोडक्शन प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें आप क्वेश्चन को जो इश्यूज उठाए गए हैं उस पर डायरेक्टली जाए। इसमें बहुत ज्यादा बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपके पास सबसे सर्टेन जो चीज होती है वो होती है वर्ड लिमिट, शब्द सीमा। बच्चों इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर मान के चलिए 200 वर्ड्स का मेरा कोई क्वेश्चन है, तो 200 वर्ड्स के क्वेश्चन में मैंने इंट्रोडक्शन में ही 50 से 100 वर्ड्स दे दिए, तो मैं बॉडी और कंक्लूजन कैसे करूंगा। तो आपको यह सलाह दी जाती है कि जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है आप एग्जैक्टली जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन से रेज कर लीजिए, उसी क्वेश्चन से रेज कर लीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिया गया है उसी क्वेश्चन को आप इंट्रोडक्शन के पार्ट में उठा करके ले सकते हैं और उसमें क्या करेंगे, उसमें सिर्फ क्रक्स दीजिए, उसका जो इंपॉर्टेंट चीज है वो दे दीजिए कि हाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। जैसे मैं अगर सिंपल एग्जांपल दूं तो अगर हम लोग बात करें
सीएजी या एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अगर ये पूछा जाए डू यू थिंक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज अ टूथलेस टाइगर, यानी क्या आप यह मानते हैं कि एनएचआरसी यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक दंतविहीन शेर है? क्वेश्चन बड़ा है, इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चों को ये लगेगा कि ये क्या पूछ रहा है। अब इसमें हम क्या स्टार्ट करें, कई बार स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होती है। तो सीधा सीधा आपको एनएचआरसी के पार्ट से स्टार्ट करना है। आपको यह बताना है कि एनएचआरसी इज एन एडवाइजरी बॉडी, यह एक सलाहकारी संस्था है जो जिसके पास अपने निर्देशों को लागू कराने के लिए कोई टूल्स नहीं है, इसलिए कई बारी इसे दंतविहीन शेर कहा जाता है। परंतु यह, अब आपने क्या किया, उसी क्वेश्चन को उठा कर करके इंट्रोडक्शन का पार्ट दे दिया। आपने ये बता दिया कि एनएचआरसी इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी, और जिसके पास में अपना कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल नहीं है कि वो अपने किसी निर्देश को लागू करा सके। इसका मतलब है दोनों चीज आपने एनएचआरसी का इंट्रोडक्शन पार्ट में दे दिया। तो ये आपके क्रिस्प स्टार्ट को, एकदम मेन स्टार्ट को, उसके एकदम सोल को टच कर रहा है। तो आंसर लिखते समय आपको यह ध्यान रखना चाहिए। अब आप अगर बताने लगे कि भाई विश्व में ह्यूमन राइट्स के को लेकर करके बहुत सारी चीजें चल रही हैं, इन सब चीजों को देखते हुए हमने भी सोचा कि एक बॉडी का गठन कर देते हैं और उसको कोई अधिकार नहीं दिए। निगेटिविटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। डोंट बी निगेटिव एट एनी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। कभी भी निगेटिव मत होना। आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन डिप्रेशन में चला जाए, एडमिनिस्ट्रेशन अगर कोई पॉजिटिव सोच न रखे, तो लोगों का क्या होगा। इसलिए आपको सीधा सीधा पॉइंट्स पे आना है, करेक्शंस पे आना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। तो आपको अथॉरिटिव होना पड़ेगा। अथॉरिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जैसे एनएचआरसी को उठाया तो आपने एनएचआरसी को बताया कि इट इज एन एडवाइजरी बॉडी, यानी कि आपको पता है, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको पता है कि इसकी लिमिटेशन क्या है। आप एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जानते हैं कि ये क्या चीज कह रहा है और क्यों इसको टूथलेस टाइगर कहा जा रहा है। तो इसलिए आपको उस हिसाब से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या किया, उसके पॉइंट्स को उठाया, उनके क्रक्स को उठाया। इसी तरह मैंने क्या बोला कि आपको हिंट करना चाहिए एक या दो चीजों को। मैंने जैसा बताया कि आपने इसमें दो चीजें बताई, एडवाइजरी बॉडी, दूसरी चीज बताई कि इनके पास कोई अपना एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क फोर्स नहीं है। तो आप इन चीजों को पहले ही लाइन में आपने दे दिया। तो अब आगे के जो पैराग्राफ्स देंगे उन पैराग्राफ्स में इसको एलिबोरेट करते हम चले जाएंगे। तो इसलिए इंट्रोडक्शन एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके बाद आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो इंट्रोडक्शन जो बॉडी है उससे अटैच होना चाहिए, यानी कि ये इस तरह के नॉर्मल बिल्डिंग होनी चाहिए कि अगर ये पार्ट इससे कनेक्टेड नहीं होगा तो दोनों सेपरेटली बिहेव करेंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं खो जाएगा। तो इसलिए आप फर्स्ट जो लाइन होती है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन लाइन 3-4 लाइंस में दे दीजिए, 30-40 वर्ड्स में दे दीजिए। 30-40 वर्ड में देकर के उसमें कनेक्टिंग पार्ट छोड़ दीजिए जो कि हमें बॉडी को एक्सप्लेन करने में काम करेगा। फिर उसके हम लोग बॉडीज बनाएंगे और फिर आगे आगे हम लोग को बढ़ाते चले जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं इसके बाद जो पैराग्राफ होती है बॉडी का, वो आपका क्या होने लगता है, वो मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब एक मैं सिंपल दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूं और सिंपल एग्जाम्पल लेकर करके सपोज करो मैं बताता हूं कन्वर्जन ऑफ प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग, यानी नीति आयोग के रूप में योजना आयोग का परिवर्तन। अब देखो इसमें हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में हम लोग देंगे कि इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सिर्फ एक पार्ट को उठाना, चूंकि हम लोग समस्या उठा रहे हैं तो हम लोग सीधे सीधे एक पॉइंट पिन पॉइंट पे जाएंगे कि भाई जो प्लानिंग कमीशन है ये न्यूली बॉर्न इंडिया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, उस इंडिया के इकोनॉमिक प्लान से रिलेटेड था। बट
in now mature India, we need to change this initiation, and it is now a नीति आयोग। तो जो हमने क्या बताया, हमने बताया कि जो शुरुआत थी, चूंकि उस समय भारत जब स्वतंत्र हुआ था, उस समय हमारे चीजें अलग थी, फीड्स अलग थे, हम लोगों को करना कुछ और था, हमें एक पूरा का बेस स्ट्रक्चर बनाना था। बट नाउ व्हेन वी आर इन मैच्योर फेज, इस मैच्योर फेज में हम लोगों को क्या करना पड़ा, इस मैच्योर फेज में हम लोगों ने उसको चेंज किया, और वी चेंज्ड द वे, एंड इट इज नाउ नीति आयोग। तो हमने क्या किया, फर्स्ट फेज में ही प्लानिंग कमीशन नीति आयोग का कन्वर्जन कर दिया, बता दिया कि क्यों कन्वर्जन हुआ, क्या जरूरत थी। अब हम लोग जब बॉडी रखेंगे, जब मेन बॉडी लेंगे, तो इसमें हम लोग बताएंगे, इसमें हम लोगों को बताना पड़ेगा, इसमें हम लोगों ने क्या किया, कन्वर्जन बता रहे, तो हम लोग बताएंगे कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि थी, उस समय भारत को एक मजबूत औद्योगिक आधारभूत संरचना की आवश्यकता थी, जो कि संसाधनों के सीमित होने के कारण बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध था। भारत में उस तरह पूंजी, जो अगर हम लोग बोले उद्यमियों की कोई भी एक चेन नहीं बनी हुई थी। इन सब को देखते हुए सरकार ने इसमें इनिशिएटिव लिया, और सारे के सारे जो आर्थिक कार्यकलाप है, उन आर्थिक कार्यकलापों में जो इकोनॉमिक जितनी भी चीजें होती थी, उसमें अपने आप को इंटरवेंट करना शुरू किया और इंट्रोड्यूस किया। दैट्स व्हाई अ नीड ऑफ अ कमीशन, नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन टेक इट टू द ऑप्टिमम, और इसीलिए प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया। But after globalization, the role of government in economic scenario was reduced throughout the world, यानी कि पूरे विश्व में जो सरकार है उसकी भूमिका कम होने लगी जब खगोलीकरण का युग आया। Then we need to transform ourselves to cope with world, तो हमें भी विश्व के ताल से ताल मिलाने के लिए, विश्व के साथ चलने के लिए अपने नीतियों में कुछ परिवर्तन करना था। दैट्स व्हाई नीति आयोग वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब आप इनको फॉर्मुलेट करना शुरू कीजिए, दोनों में क्या चेंजेस हैं वो बताना शुरू कीजिए। ये बॉडी का पार्ट होता है, मतलब जो आपने इंट्रोडक्शन दिया वो बॉडी से लिंक्ड होना चाहिए, और आप इसको रिक्वायर्ड एग्जाम्पल्स पे काम कीजिए, एविडेंस दीजिए, आप सारी चीजों को बताइए। और अगर आप ज्योग्राफी को कर रहे हैं तो आपको मैप्स वगैरह दीजिए। मैप्स देने से क्या होता है, अब अगर सपोज कीजिए कि आपको क्लाइमेटिक जोन के बारे में बताना है, या लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट के बारे में आपको बताना है, तो आप पूरी के पूरे क्या करेंगे, आप इमीडिएटली सारे की सारे को मैप बनाएंगे, बताएंगे कि ये भाई अगर हम लोग देखते हैं तो इक्वेटर के पास होने के कारण ये बहुत हॉट बेल्ट होगा, और जब गर्मी होगी तो यहाँ पे बहुत हॉट बेल्ट होगा, यहाँ से जो एयर होंगी ये एयर का किस तरह से शिफ्टिंग हो रही होगी। एयर शिफ्टिंग के बाद में यहाँ पे आप देंगे कि जो आउटर रेंज ऑफ हिमालय है, वो आउटर रेंज ऑफ हिमालय क्या करता है, इसको रोकेगा। रोकने के बाद इधर आप देखते हैं कि जो सन है वो सन का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। इसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होगा, हाई प्रेशर बेल्ट से इस लो प्रेशर बेल्ट की तरफ में आना शुरू होगा। तो ये क्या बता रहे, ये थ्रू डायग्राम्स, थ्रू सारी चीजें आप अगर बताएंगे, ये अगर मान के चलिए आप करंट के बारे में बता रहे हैं, ओशनिक करंट के बारे में, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अल नीनो ला नीनो क्या होता है, तो आपको जो ओशन से उस ओशंस के लेयर्स के बारे में बताना पड़ेगा, आपको पूरे के पूरे डायग्राम्स को बताना पड़ेगा कि किस तरह से डायग्राम चल रहा है, कौन सा कोल्ड वेव्स है, क्यों हॉट वेव्स जा रही, तो ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। तो इससे क्या होगा, आपके आंसर्स में कई जगह क्लियरिटी आएगी। लेकिन एक विशेष ध्यान रखना, क्या होता है, बच्चे बहुत एक्सपेरिमेंटल होते हैं, उन्हें लगता है कि वो कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एग्जामिनर संभवतः खुश हो जाएगा, और वो क्या करना शुरू करते हैं, जहां जरूरत नहीं है वहां भी डायग्राम्स डालने की कोशिश करने लगते हैं, मैप्स डालने की कोशिश करने लगते हैं। तो भाई आपके पास एक तो मैप के लिए क्या है,
वहां पे 3 घंटे के अंदर अंदर ही आपको सारा काम करना है। इतने क्वेश्चंस रहते हैं कि आपके पास में समय नहीं रहेगा। अगर आपने किया तो 1-2 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चन तो शुरू के अच्छे बन जाएंगे, बाद के क्वेश्चंस में आप जल्दी 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 लिखना शुरू करेंगे। तो इसलिए आपको एक तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, उस टाइम मैनेजमेंट के थ्रू काम करना चाहिए। तो मैप डायग्राम जहां जरूरत है वहां डालिए, जहां जरूरत नहीं है वहां नहीं डालिए। अब अगर मान के चलिए कि हिस्ट्री आप आंसर लिख रहे हैं, तो हिस्ट्री के आंसर में अगर पॉलिटिकल एक्सपेंशन या वॉर है तो उसमें आप बता सकते हैं, इंडिकेटिव बता सकते हैं कि यहाँ पे वॉर हुआ, जैसे तराइन वॉर हुआ तो आप तराइन वॉर का एक एरिया बना देंगे कि यहाँ पे हुआ। अगर आप सिकंदर के बारे में बताएंगे तो आप एरिया को बता देंगे कि हाँ यहाँ पे हुआ। लेकिन अब आप ऐसा नहीं कि तलवार का चित्र बना दें, तलवार का फोटो बना दें और दिखा दें कि जी देखिए इस तरह से लड़ाई करते थे, ये इस तरह से चाकू घूमते थे, इस तरह से वो तलवार से गर्दन काटते थे। नो, इट इज नॉट नीडेड। तो जहां आवश्यक हो वहां कीजिए। कभी भी कोई चीज को जबरदस्ती अपने आंसर्स का पार्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, वो सही की जगह गलत ज्यादा होता जाएगा। उसी तरह से आपको मैंने बताया कि एक फ्लो होना चाहिए। हमेशा आंसर लिखते समय आपके पास में एक फ्लो रखिए और कोशिश कीजिए कि सब चीजों को एक लिंक बना करके रखे रहें। अब जैसे अगर आप मान के चलिए कि किसी स्टेयर्स पे चढ़ रहे होंगे या उतर रहे होंगे, तो आपको 1 बाय 1 स्टेप उतरना चाहिए। अगर आपने ऊपर से कूद कर करके करने की कोशिश की तो हाथ पैर तोड़वाने की संभावना ज्यादा रहेगी। तो उसी तरह जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो एक फ्लो बनाइए, एक फ्लो होना चाहिए और सारी चीजों को बना कर करके सारी चीजों को कनेक्ट करके आप अपना आंसर लिखें। और इसी के लिए आपको जब भी कोई क्वेश्चंस मिलते हैं तो सबसे पहला जो शुरुआत में क्वेश्चंस, जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, टेक 10 मिनट्स एट लीस्ट टू मेक अ फ्लो चार्ट्स, कि सारे आंसर्स का आपने फ्लो चार्ट्स बना दिया। आप ऐसा कर सकते हैं कि 10 मिनट का एक ले लिए, फिर हाफ उसमें चेक कर लिए, उसके बाद में हाफ पोर्शन के लिए फिर 10 मिनट आपने लिया। क्योंकि बच्चे आप उस प्रॉपर फ्लो चार्ट को बना कर करके अगर आप काम करेंगे तो आपका आंसर सटीक होगा, आपका कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा। कई बार क्या होता है, हम लोग लिखते लिखते कई पॉइंट्स याद आ जाते हैं और हम लोग बोलते हैं अरे इसको कहाँ एडजस्ट करें, तो कहीं भी एडजस्ट करना शुरू करते हैं। तो बच्चे ये बुफे पार्टी नहीं होती कि जा रहे हैं तो रसगुल्ले को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा चावल थोड़ा साइड में कर दिए, या फिर मालूम चलेगा कि दाल में वो लुढ़क लुढ़क कर करके आ गया। ऐसा नहीं करें। आपको एक प्रॉपर प्लान करना चाहिए, एक प्रॉपर कि अच्छा मुझे जाना है तो मुझे स्टार्टर में ये चीज लेना है, यहाँ यहाँ लेकर के जाना है, फिर मुझे मेन कोर्स में जाना है, मैं ये चीज पॉइंट करूंगा। इसके लिए लोग क्या करते हैं, जैसे ही किसी बुफे पार्टी में जाते हैं सबसे पहले एक राउंड लगाते हैं पूरे के पूरे चीजों का और देखते हैं क्या क्या है, उसमें मार्क करते हैं कि अच्छा मुझे ये चीज लेना चाहिए। कई लोग जो मार्क नहीं करते, मालूम चलता है थाली भरी हुई रहती है, वो खा नहीं पाते और वेस्टेज ऑफ फूड होता है। तो उसी तरह आंसर लिखते समय भी आपको इसका बहुत ध्यान रखना होता है, नहीं तो वो जो बुफे है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कई बार मालूम चलेगा कि आप ओवर ईटिंग कर लेंगे या फिर भूखे रह जाएंगे। तो दोनों चीजें जरूरी नहीं है, आपको एक बैलेंस डाइट रखना चाहिए। तो उसी तरह आंसर भी बैलेंस होना चाहिए। बच्चों अपने जो भी आंसर लिखें उसका फाइनल कंक्लूजन जरूर दीजिए, फाइनल कंक्लूजन जरूर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर लोग कंक्लूड नहीं करते, फाइनल कंक्लूजन नहीं देते, बस लिख दिए। उनका कहना होता है कि ये तो कुछ पूछ ही नहीं रहा। तो आपको अपना निष्कर्ष देना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आपका ये ड्यूटी बनती है कि आप इस पूरी की पूरी समस्या में आपका विचार क्या है, पूरे के पूरे जो टॉपिक दिया गया है उसमें व्हाट इज योर व्यू। ये व्यू ही तो डिसाइड करेगा कि वेदर यू आर एलिजिबल टू गेट द पोस्ट और नॉट। यही तो बताएगा कि कौन भावी एडमिनिस्ट्रेटर बनने की योग्यता रखते हैं। कैसे योग्यता को निकालेंगे? एग्जामिनेशन इज व्हाट? एग्जामिनेशन इज टू टेस्ट योर पोटेंशियल, टू टेस्ट योर पोटेंशियल टुवर्ड्स योर गोल। तो इसके लिए आपको प्रॉपर्ली कंक्लूड करना पड़ेगा। बिना कंक्लूजन के ये नहीं, एब्रप्ट एंडिंग किसी की भी नहीं कि भाई खत्म, सामने वाला समझ ही नहीं पाया कि ये क्या लिखना चाह रहा है। ठीक है ना? अब कई बार क्या होता है, जो मैंने इसमें लिखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो परीक्षार्थी होते हैं, वो इंट्रोडक्शन पार्ट को ही घुमा फिरा के निष्कर्ष में ले लेते हैं। नहीं,
इंट्रोडक्शन पार्ट इज व्हाट? इंट्रोडक्शन पार्ट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इश्यू, यानी जो चीजें हैं उनका परिचय आप इंट्रोडक्शन पार्ट में देते हैं, वेयर एज द कंक्लूजन विल बी योर्स पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैट इश्यू, कि आपने क्या पर्सपेक्टिव रखा है, आपका क्या निष्कर्ष है, आपका व्यू क्या है, आपका माइंडसेट क्या कहता है, ये चीज आप कंक्लूजन के हिसाब से देखते हैं, ये कंक्लूड आप करते हैं। समझ गए? तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता पड़ती है। अब कई बारी कुछ वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स को आपको देखना चाहिए, जैसे एक वर्ड आता है डिस्कस। तो इस कीवर्ड में जब भी आपके पास आया कि डिस्कस, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो कैंडिडेट है वो इन डेप्थ आंसर लिखे। डिस्कशन कब करते हैं? जब हमें उसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो, बहुत सारी चीजें हमें उसके एक एक पॉइंट, प्रॉन्स कॉन्स, सारी चीजों के बारे में पता हो, तभी तो हम इन डेप्थ आंसर लिख सकते हैं। डिस्कशन कब कर सकते हैं? अगर मैं आपके साथ किसी पॉइंट पे लेकर डिस्कशन कर रहा हूं और आपके पास उसका नॉलेज नहीं है, उसके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, तो मैं जीत जाऊंगा। अगर मेरे पास नहीं है तो फिर क्या होगा? आप जीत जाएंगे। तो यहां डिस्कशन का मतलब होता है कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ दैट टॉपिक, यानी उस टॉपिक के सारी चीजों के बारे में, सारे पहलुओं के बारे में, सारे डायमेंशंस के बारे में आपको पता हो, तभी आप उस चीज को जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते। जैसे एक डिस्प्यूट रिमेडियल सिस्टम आता है, अगर हम लोग बात करें तो मेंस के टॉपिक में आता है डिस्प्यूट रिमेडियल सिस्टम। तो डिस्प्यूट रिमेडियल सिस्टम में आपको यह जानना पड़ेगा कि भाई हमें डिस्प्यूट रिमेडियल सिस्टम में यह भी देखना है कि काउंसिल्स क्यों बनाए गए। हमारे संवैधानिक प्रोविजन ही काफी थे कि हम लोगों ने फिर तो एनडीसी जैसी संस्थाएं क्यों बनाई, हमने काउंसिल्स क्यों बनाए। तो ये सब तक आप जानेंगे नहीं, जब तक इन सारे एस्पेक्ट्स को नहीं जानेंगे आप कैसे डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए आपको ब्रॉडली, विस्तृत रूप से प्रॉन्स कॉन्स ये जानना चाहिए, यानी कि उसमें सकारात्मक नकारात्मक पहलू क्या है ये जानने चाहिए। और आप क्या करेंगे कि एक आध एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको स्टैब्लिश कराने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिमांड ऑफ स्मॉल स्टेट्स, तो डिमांड ऑफ स्मॉल स्टेट्स में आप ये बताएंगे कि भाई जब पहले इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय प्रॉपर आइडेंटिटी सबकी रिक्वायरमेंट थी, बाद में चल कर करके हम देखते हैं तो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी की जरूरत पड़ी, कल्चरल एक्टिविटीज की जरूरत पड़ी। मगर जैसे 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 हम मैच्योर होते जा रहे हैं, ये सारी चीजें शॉर्ट होती जा रही हैं। अब डेवलपमेंट, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, द एरिया, द गैप बिटवीन टू प्रॉपर स्टेट्स, इन सब की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपको अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं। डिस्कस में पूरे के पूरे एविडेंस के साथ सारी चीजों को देना चाहिए, और जो आपका कंक्लूजन होना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। क्योंकि डिस्कशन है, इस डिस्कशन में तो जो आपका एंड होना चाहिए वो सर्टेनली बहुत मजबूत होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप उस डिस्कशन को कंक्लूड कर पाएंगे। एनालिसिस का मतलब होता है कि आप क्या करें, एनालिसिस करने के लिए क्या करेंगे, जो कि भी क्वेश्चंस होगा उस क्वेश्चंस को प्रॉपर पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करके एक एक पार्ट को उठा करके उसको डिस्कस करते जाएंगे, उनके बारे में बताते जाएंगे, और फाइनली क्या करना होगा, फाइनली कंक्लूड करना होगा। यानी एक पूरे का पूरा प्रॉपर दिया गया, उस प्रॉपर चीजों में हमें क्या करना पड़ा, हमने एक पॉइंट को उठाया उसको डिस्कस किया साइड किया, दूसरे पॉइंट को उठाया उसको डिस्कस किया साइड किया, तीसरे को उठाया डिस्कस किया साइड किया, चौथे को उठाया डिस्कस किया साइड किया, और फाइनली क्या किया, ये जितने भी साइड हम लोगों ने चीजों को लिखा था, इसमें जो हम लोगों का निष्कर्ष निकला था, इसका जो निष्कर्ष निकला था, इसका जो निष्कर्ष निकला था, इसका निष्कर्ष निकला था, इन चारों को मिला करके एक अपना पार्ट देना, अपनी चीजों को बताना, यही इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव होता है। बच्चों, मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन की बात होती है। तो जब हम इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो इवैल्यूएशन में क्या होता है, तो इवैल्यूएशन में आपके पास में कोई भी कॉन्टेक्स्ट होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आप उसमें एग्री हैं,
डिसएग्री हैं, ये चीजों की जरूरत है। अगर हम लोग देखते हैं कि इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन के लिए सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, यानी कभी भी किसी चीज को मूल्यांकित कब करेंगे, जब आप किसी सर्टेन पैरामीटर में किसी चीज को तोड़ेंगे। तो इसमें आपको सर्टेन पैरामीटर फ्रेम करना है और उस पैरामीटर्स के दौरान ही इन सारी चीजों को करना है। तो मूल्यांकन करने के लिए यू हैव टू मेक अ पैरामीटर एंड देन यू हैव टू इवैल्यूएट इट। अगर हम लोग बात कर रहे हैं रिव्यू या एग्जामिन, तो रिव्यू या एग्जामिन करने का मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको देखना होता है कि किस तरह से आप लॉजिकली उस प्रॉब्लम को देख रहे हैं, यानी कि आपको अपने लॉजिक के थ्रू उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इवैल्यूएट करना पड़ता है, उसको एग्जामिन करना पड़ता है। इसमें आप क्या करते हैं, जितने भी मेजर थीम्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको एक जगह रखेंगे और उसको करते हुए क्या करेंगे, उसको डिस्कशन करेंगे और डिस्कशन करके फाइनली उसकी एक समरी बनाएंगे और वो एग्जामिन करेंगे। तो एग्जामिन वर्ड का मतलब क्या हुआ, टू डेमोन्स्ट्रेट द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी उस तर्क को बहुत अच्छे से क्रिटिकली आलोचनात्मक दृष्टि से देखना, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखना ही क्या होगा, आपका रिव्यू करना होगा। रिव्यू का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज आपके पास भेजा गया, उस चीज को आप ये देखें कि ये चीज आपके पास रिव्यू करने के लिए है। जैसे कोई मूवी आई है तो उस मूवी में आप क्या देखेंगे, उस मूवी में सारा एस्पेक्ट देखेंगे। अच्छा, इस मूवी में भाई जो फोटोग्राफी है वो ऐसा है, इस मूवी में जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में क्या कमी है। आप देखेंगे कि इस जो पूरी मूवी बन रही है, इस मूवी में अगर आप देखते हैं तो लोकेशन में क्या प्रॉब्लम है, कलाकार कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजों को देखना, यही रिव्यू होता है, इसी को हम लोग रिव्यू कहते हैं। देन अगर हम लोग बात करें कमेंट, तो कमेंट का मतलब जैसे आप अगर कभी भी देखते हैं कोई मैच देख रहे होते हैं, तो मैच में क्या होता है, आप कमेंट्री देख रहे होते हैं, उसमें आपकी सारी व्यूज होते हैं। बैट्समैन ने रन लिया, इस रन लेते समय इनको ये करना चाहिए था, ये शॉट खेलते समय इनको क्या करना चाहिए था, ये कैसे करना चाहिए था, इसमें क्या है, ये सारी चीजें, ये आपका, ये इट इज योर ओपिनियन। कमेंट इज योर ओपिनियन, योर लॉजिक, योर पॉइंट ऑफ व्यू, योर रिलेवेंट एविडेंस। समझ गए, ये क्या होता है, कमेंट का पार्ट होता है। बच्चों, उम्मीद करता हूं आप आंसर्स के इस ट्रिक्स के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, आप बहुत अच्छे से इसको जान गए होंगे। तो आपको आंसर लिखते समय इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। सर्टेनली आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो बहुत अच्छे मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और बच्चों, अगर आप इसी तरह से इन डेप्थ तैयारी करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन का मेथोडोलॉजी मैं बता चुका हूं, और उसमें निशांत 1 कोड का यूज करें। निशांत 1 का कोड का यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। यू विल गेट 10% ऑफ, सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज दिस कोड। थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड द सेशन, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप रेगुलर क्लासेस में आप आ रहे होंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।